नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील हमारे दर्शकों से है जो सत्यहिंदी.com से लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग के बिना ईमानदारी से बात करना थोड़ा मुश्किल होता। आपका सहयोग हमें और मिले, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको एक लिंक क्लिक करना है और वहां पे आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पे लगी हुई है, दो कारणों से। एक, वहां पे जिस तरीके से कोरोना का संकट है, 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। दूसरा, एक दूसरा संकट पैदा हो गया है, वो ये कि एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को वहां के एक श्वेत पुलिस ने घुटनों के नीचे दबा कर उसकी जान ले ली है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में इस वक्त 50 राज्यों में कम से कम 40 राज्यों में अफरा तफरी का माहौल है। वहां पे आगजनी का माहौल है, प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि चीजें डोनाल्ड ट्रंप से संभल नहीं रही हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं वो खुद उस हिंसा को भड़का रहे हैं, जिस तरीके के वे ट्वीट्स कर रहे हैं। तो दरअसल अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीधे अमेरिका से मौजूद है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो वहां पिछले 2-2.5 महीनों से हैं। गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से वहां से फंस गए हैं, तो वो लगातार हमसे बातचीत भी करते रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इस वक्त कोरोना के अलावा अमेरिका में क्या हो रहा है और ये लोग इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं, और ये किस हद तक नाराजगी है और कितनी हिंसा वहां हो रही है। देखिए आशुतोष, आपको पता ही है और सारी दुनिया को पता है, लेकिन आपने सही सवाल फ्रेम किया कि लोग नाराज क्यों। इस नाराजगी को केवल इस घटना से जोड़ के मत देखिए। ये जो घटना हुई है रेसिज्म की, जिसमें एक श्वेत पुलिसमैन ने एक अश्वेत व्यक्ति को मार डाला बावजूद उसके ये करने के, इसको जरा सा आप पिछले कई वर्षों से जो अमेरिका में हो रहा है उससे जोड़ के देखिए जी, और खास करके पिछले 2-3 महीने। हम लोग अपनी कल्पना करें, लेट अस से एक अमेरिकन नागरिक के तौर। एक अमेरिकन नागरिक को बचपन से लेके मरने तक ये सिखाया जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन है, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अमेरिका में अगर आप में काबिलियत है, हिम्मत है, तो आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। रैग टू रिचेस स्टोरी। अमेरिका से ही ये मुहावरे आए हैं जो अपने देश में भी आजकल बहुत प्रचलित है। टैक्स पेयर्स मनी, सरकार को मेरे एक एक पैसे का हिसाब मुझे देना चाहिए। तो अमेरिका जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग अमेरिकन नागरिक को है कि हम बहुत सुरक्षित, समृद्ध और सफल देश हैं और यहाँ जो मेहनत करेगा उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा जी। अब आप जरा पिछले 3-4 महीने की बात देखिए, फिर मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। कोरोना से 1 लाख लोग मर गए। 3 करोड़ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है, यानी घोषित रूप से बेरोजगार है। इनके अलावा बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो नौकरी से निकाले नहीं गए हैं, लेकिन जिनकी तनख्वाहें रोक ली गई, जो अमेरिकन मुहावरे में फर्दों पर भेज दिए गए हैं और हिंदुस्तानी मुहावरे में लीव विदाउट पेपर। और इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका जॉब गया नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करने वालों की तादाद 3 करोड़ है। अमेरिका की आबादी 3 करोड़। जी। अमेरिका की आबादी 35 करोड़। लगभग 10% लोग बेरोजगार हैं इस समय, एक झटके। 1 लाख लोग मर गए हैं अमेरिका जैसे समृद्ध संपन्न देश में। और जैसा मैंने आपसे पिछली बार बात करते हुए कहा था कि अमेरिका में चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं सब सुलभ हैं, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री, यहाँ अमेरिका में हेल्थ सर्विसेज नहीं कहा जाता, हेल्थ इंडस्ट्री कहा जाता है। जी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री का गठबंधन, जी, पिछली बार जिक्र किया था एलिजाबेथ रोजेंटल की किताब का, अमेरिकन सिकनेस। आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, फिर दोहराता हूँ, मेरे बेटे ने मजाक मजाक में कहा कि पापा सब कुछ करो, बीमार मत पड़ना। तो नहीं झेल पाई। आप प्रिकॉशन ले रहे बीमार नहीं पड़ने का। तो ये जो स्थिति है आशुतोष, आप कल्पना की, आपको बताया जा रहा है कि आप दुनिया में सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है, आपके देश जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, वी आर द ग्रेटेस्ट,
और अमेरिकन जनता एकाएक रियलाइज करती है कि हम 1 लाख हम में से मर गए क्योंकि वेंटिलेटर्स में, क्योंकि सरकार की अस्पताल नाम की चीज अमेरिका से गायब हो चुकी। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और इसी दौर में चर्चा चलने लगी कि एक सज्जन जो अमेज़न के मालिक हैं वो शायद अगले 4-5 साल में दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। फिर आप ये भी देखिए, अमेरिकन नौजवानों का फ्रस्ट्रेशन देखिए। यहाँ अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति हैं, बर्नी सैंडर्स, जो अपने आप को घोषित रूप से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। उन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी, इस राष्ट्रपति चुनाव के समय भी इन इशूज को फोर फ्रंट पर लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट लोन वेव किए जाएं, हेल्थ इंडस्ट्री को फिर से हेल्थ सर्विस में बदला जाए, बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दिया जाए। बल्कि एक माहौल बन गया अमेरिका में, वी वांट नो बिलियनियर्स, हमें बिलियनियर्स नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सुपर डेलीगेट्स ने, कॉकस ने पिछली बार भी बर्नी सैंडर्स को उम्मीदवार नहीं बनने दिया, इस बार भी नहीं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जिसमें श्वेत, अश्वेत, हिस्पानिक, गोरे सब सड़कों पर हैं, जिनमें से कुछ हिंसा भी कर रहे हैं, जो कि निंदनीय चीज है, लेकिन है, ये पूरा फ्रस्ट्रेशन है। आप ध्यान दें इस बात पर कि ब्लैक लाइव मैटर्स का आंदोलन ओबामा के कार्यकाल में शुरू हुआ जी। तो इन बातों को ध्यान में अगर रखें आप, तो देखेंगे कि ये जो एकाएक हुआ, लोगों को लगता है एकाएक, क्योंकि देखिए अमेरिका में पुलिस काफी ब्रूटल है, और खास करके काले लोगों के प्रति, अश्वेत लोगों के प्रति वो ब्रूटलिटी बार बार निकलती रहती है। और जैसे थोड़ा बहुत आंदोलन हो गया, थोड़ा बहुत हंगामा हो गया, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी अमेरिका में कि एकाएक इतना बड़ा इरप्शन हो जाएगा कि सारे देश में ये माहौल बन जाए। उसके पीछे ये पृष्ठभूमि, आग में घी डालने का काम राष्ट्रपति की बयानबाजी ने किया है, जिन्होंने कहा कि लूटिंग स्टार्ट्स, शूटिंग स्टार्ट्स, डोमिनेट द स्ट्रीट्स। तो ये सब चीजें जो हैं, मैं आपसे कहूं, एक बहुत सम्मानित हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, कॉर्नेल वेस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। वो आपने भी देखा होगा, काफी वो सर्कुलेट हो रहा है इस समय, वो इंटरव्यू जो उन्होंने CNN को दिया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सिस्टम हैज फेल्ड टू रिफॉर्म इटसेल्फ। ये संकट केवल एक घटना का नहीं है, केवल रंग भेद का नहीं है, ये संकट पूरे के पूरे अमेरिकन सिस्टम का। आपने कहा कि ये संकट पूरे अमेरिकन सिस्टम का है, उसको थोड़ा देर में बात करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि पिछले दिनों अमेरिका के अंदर एक ब्लैक प्रेसिडेंट, जिनको हम ब्लैक कह सकते हैं, बराक ओबामा, वो राष्ट्रपति बनते हैं, और उसके उनके रहने के समय ही एक व्हाइट रेसिज्म बड़ी तेजी के साथ उभरता है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो आज की तारीख में, बल्कि अगर आपको याद होगा कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने बड़ा भावुक भाषण दिया, और उन्हें इस बात का अफसोस था कि मेरे रहते हुए भी अश्वेत लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया, उनके साथ कुछ ज्यादा हिंसा हुई। आज की तारीख में क्या दो जबरदस्त खेमों के अंदर अमेरिका बटा हुआ है क्या, कि जो व्हाइट रेस के लोग हैं वो बिल्कुल अलग हैं, अश्वेत लोग बिल्कुल अलग हैं, और एक तरीके से अमेरिका दो खांचों में बटा हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि आज दो खांचों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है, वैसे वहां भी दिखाई पड़ता है। वहां भी उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है जैसे यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इसमें एक चीज हम समझ लें कि अमेरिका में रेसिज्म की समस्या बहुत गहरी है, ये सच्चाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो आज तक है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये जो आंदोलन है ये केवल ब्लैक्स का आंदोलन है। ये एक बहुत पॉजिटिव पहलू है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये जो इस समय आंदोलन है, विभिन्न प्रकार के जो विरोध के प्रदर्शन हैं, और सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक में, एकेडमिया तक में, वो केवल ब्लैक्स नहीं कर रहे। उसमें बहुत बड़ी तादाद में हिस्पानिक, बहुत बड़ी तादाद में व्हाइट्स, वो सब शामिल हैं। तो आप खेमों की बात इस अर्थ में तो कर सकते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह डोमिनेटिंग द स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, और ऐसी रेसिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ऐसी बातें करने वालों में केवल ब्लैक्स नहीं है, उसमें अच्छी खासी तादाद में व्हाइट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर, जो काफी इस समय सर्कुलेट हुआ है, भारत में भी आप सब लोगों ने देखा ही है,
ह्यूस्टन के जो पुलिस चीफ हैं जी, उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति जी कोई रचनात्मक बात नहीं कर सकते तो कृपा करके चुप रहे। वो ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट ही है। तो उसको आप इस डिवीजन को रेस के टर्म्स में मत देखिए, आइडिया के टर्म्स में देखिए। जी जी। एक तरफ वो आइडिया है, जैसे आप कह सकते हैं कि इंक्लूसिव आइडिया ऑफ यूएसए, और दूसरी तरफ है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडिया ऑफ यूएसए। ये विभाजन तो सामने आया है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा आशुतोष कि ये विभाजन कोई नया नहीं है, ना पुलिस की ब्रूटलिटी नहीं है। ये भी आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका की पुलिस को जिस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, जिस आप देखिए यहाँ एक कानून है 1997-98 में शायद बना था, वो क्लिंटन साहब के समय में, उसे कहते हैं 1033 लॉ जी। उसके तहत अमेरिकन पुलिस आर्मी से जो सामान पुराना हो गया है वो खरीद सकती है। नतीजा ये है कि आज अमेरिकन पुलिस के पास असॉल्ट वेपन्स ही नहीं बल्कि बख्तरबंद गाड़ियां, अमेरिकन पुलिस के पास असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स है, और अब लोग कहने लगे हैं कि नहीं भाई, इतने इस तरह के हथियार पुलिस के पास होने का कोई यानी अमेरिकन पुलिस ऑलमोस्ट लाइक मिलिट्री जी। और फिर जो उसमें रेसिज्म के संस्कार निहित हैं, और वो आप देख ही रहे हैं, उसका नवीनतम उदाहरण जॉर्ज फ्लॉयड की दुखद हत्या है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि विभाजन तो है, लेकिन वो विभाजन विचार को लेकर है। उसमें ऐसा नहीं कि सारे काले एक तरफ है, सारे गोरे एक तरफ है, ऐसा नहीं जी। मतलब अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे ध्यान पड़ रहा है कि मैं शायद क्रुगमैन को पढ़ रहा था, और उन्होंने ये कही है कि दरअसल पिछले दिनों अमेरिका के अंदर जो हमने तो बड़ी बड़ी बातें जरूर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक वाइट सुपीरियॉरिटी है, उसको अमेरिकन स्टेट ने काफी मजबूत किया है कि हम भले ही गरीबों के बारे में बात करें, हाशिए पर बात करें, ब्लैक्स के बारे में बात करें, हिस्पैनिक्स के बारे में बात करें, लेकिन जो स्टेट का अपना नेचर है वो कहीं ना कहीं उन अमीर लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और उनको मजबूत करता है। और इस वजह से एक रेशियल हॉस्टिलिटी सिस्टम के अंदर धीरे धीरे क्रिएट हो रही थी, जब इरप्ट करके सामने आ रही। देखिए, मैं इसमें क्रुगमैन की जो बात है, मैं इसमें दो तीन चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो एक बात रहती है लोगों के मन में किसी भी समाज में, और किसी भी समाज के जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको लगता है कि अगर हमारा आदमी सिस्टम में पहुंच जाएगा, हमारा आदमी टॉप पे पहुंच जाएगा तो फर्क पड़ेगा। मैं फिर उस इंटरव्यू की बात करूं जो कॉर्नेल वेस्ट ने दिया है CNN को, उसमें उन्होंने कहा कि दिस आइडिया ऑफ ब्लैक फेसेज इन द टॉप प्लेसेस हैज फेल्ड। ये फ्रेज चला था ओबामा के चुनाव के समय में, ब्लैक फेसेज इन द टॉप प्लेसेस। कॉर्नेल वेस्ट का कहना यह है कि नहीं चल पाया, क्योंकि इस मुल्क में एक वक्त ऐसा था जबकि होमलैंड सिक्योरिटी का चीफ ब्लैक था, जबकि आपका जो फॉरेन सेक्रेटरी कॉलिन पावेल जो वो ब्लैक था, अमेरिकन राष्ट्रपति ब्लैक था, आपका जो एडवोकेट जनरल है वो ब्लैक था। उन्होंने 3 नाम लिए, एडवोकेट जनरल, प्रेसिडेंट और आपका ये होमलैंड सिक्योरिटी चीफ। ब्लैक फेसेस इन टॉप प्लेसेस हैव एक्चुअली अकोमोडेटेड विद सिस्टम। प्रोफेसर वेस्ट का ये स्पष्ट कथन है कि इन लोगों ने अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ लिया, सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाने की। मिलिटराइज्ड स्टेट जो पूरे का पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ इन लोगों ने अपना तालमेल बैठा लिया। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की इंटरनल पॉलिटिक्स ये है आशुतोष कि बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी नहीं हो पाए, इसमें बराक ओबामा की बहुत बड़ी भूमिका है। बराक ओबामा नहीं चाहते थे कि बर्नी सैंडर्स नॉमिनेट डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि बर्नी सैंडर्स लगातार कंसिस्टेंटली, जो आपने बात कही अभी सिस्टम की, आप सोचिए कि अगर स्टूडेंट डेट खत्म कर दिए जाए, अगर रिच को टैक्स किया जाए और गरीब को मदद की जाए, हेल्थ इंडस्ट्री को फिर से हेल्थ सर्विसेज में बदला जाए, तो जैसा अमेरिका का या किसी भी देश का हाल है, उसमें ये सब फायदे रेस टर्म्स में अगर आप देखें तो इन सब चीजों का फायदा अश्वेतों को होगा, क्योंकि अधिकांश अश्वेत गरीब है, अधिकांश हिस्पैनिक गरीब है। लेकिन आप सिस्टम के टर्म्स में बात नहीं करते, आप आइडेंटिटी के टर्म्स में बात करते, और इसलिए आपको लगता है कि बराक ओबामा वहां पहुंच जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। ऐसा नहीं होता। बराक ओबामा ने सिस्टम से एडजस्ट कर लिया, सिस्टम ने बराक ओबामा को जज्ब कर लिया।
तो इसलिए ये जो विस्फोट हुआ है इस समय, उसमें ये चीज साफ दिख रही है आशुतोष कि खास करके नौजवानों में, और नौजवानों में नहीं और लोगों में भी ये रियलाइजेशन आया है कि ये बात केवल एक हत्या की और केवल रेशियल प्रेजुडिस की नहीं है। सिस्टम आपने ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी वो उतनी है नहीं जितनी पुलिस की ताकत है। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि सुप्रीमेसी का आइडिया, लेकिन जब तक आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को एड्रेस नहीं करते, जो डिजाइन किया गया है इस तरह, और लगातार जिस डिजाइन में ये बात बढ़ती जा रही है कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। आप सोचिए, इसी कोरोना संकट के दौरान $1200 की मदद हर टैक्स पेयर को दी गई। $1200। जी जी। 3 करोड़ लोग जॉब से चले गए, कितने फरलो पे चले गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने $1200 दे दिए, आप मस्त रहिए, और इसी बीच में लोग बिलियनियर से ट्रिलियनियर बनते चले। ये सारा फ्रस्ट्रेशन इस समय सड़कों पर। नहीं, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट देखिए, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट क्या हुआ उसका, जो क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस 2008-9 में, उसमें कितने बैंकर्स को फ्रॉड की सजा मिली, किसी को कुछ नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन आज सड़कों पर। आप जिस फ्रस्ट्रेशन की बात करें, मैं उससे अलग एक सवाल पूछना चाह रहा था। मेरा कहना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जिस तरीके से एक प्रेसिडेंट को सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति खुद कहे कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट द शूटिंग स्टार्ट्स, और उसके बाद कहते नहीं नहीं जी मैंने तो ये बात नहीं की थी, मुझे तो मिसअंडरस्टैंड किया, और फिर उसके बाद कहते हैं कि आप डोमिनेट करिए, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति होना क्या अमेरिका के पराभव की एक बहुत ही चमत्कारिक तरीके से शुरुआत हो रही है कि एक ऐसा राष्ट्रपति जो, जब बराक ओबामा आते हैं तो लोग कहते हैं देखो अमेरिका का समाज कितना आगे बढ़ चुका है, कितना सभ्य हो चुका है, वह श्वेत को अपने यहाँ राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है, और उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और वो समाज को जोड़ने की बात नहीं बल्कि तोड़ने की बात करने लगते हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या ये रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका के जो एक सबसे मजबूत सभ्य देश होने की कहानियां थी, क्या वो कहानियां अतीत की तरफ मुड़ती चली जा रही है? देखिए, मैं ये नहीं जानता, ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, ये बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होगा कि ट्रंप का चुना जाना या ट्रंप का होना पराभव का सूचक है या नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ट्रंप का वहां होना एक समस्या का लक्षण भी है और समस्या का कारण भी है। देखिए, जो मैं आपसे फिर से कहूं, पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के हारने का एक मुख्य कारण ये था कि आपका ध्यान आइडेंटिटी पर था, आपका ध्यान स्ट्रक्चर और सिस्टम पर नहीं। इसलिए बर्नी सैंडर्स नॉमिनेशन नहीं ले पाए, और फिर जो नतीजा हुआ वो आपके सामने है। क्योंकि आपने कहा कि एक स्त्री, उसके पहले हम एक अश्वेत को राष्ट्रपति बना चुके हैं, अब एक स्त्री, लेकिन ये बात चली नहीं क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो अब कुछ सिस्टमिक चेंजेस की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपील किया उन लोगों को, रेडनेक्स को, और रेडनेक्स के बाहर भी जो व्हाइट लोग थे, कि साहब हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, हमारा तो अपराध ये है कि हम व्हाइट हैं। तो उनको ट्रंप ने अपील किया अपने ढंग से। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप समस्या के लक्षण भी हैं और ट्रंप समस्या के कारण भी। मिसाल के तौर पर बात केवल इस रेस वायलेंस की नहीं है। आपको याद होगा कि कोरोना संकट के दौरान ट्रंप साहब ने कह दिया था कि अगर आप डिटॉल पी लेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और 2-4 लोग बेचारे मर गए इस चक्कर में। उसके बाद ट्रंप साहब ने बड़े भोलेपन से कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। आप राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं तो आपका एक एक शब्द मायने रखता है, उन्होंने कह दिया। इसी तरह अभी जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने, उस समय आप देश के नाम संदेश दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ऑल योर राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड इंक्लूडिंग सेकंड अमेंडमेंट राइट। सेकंड अमेंडमेंट राइट बड़ा महत्वपूर्ण फ्रेज, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड अमेंडमेंट जो है वो आपको अस्त्र धारण करने का अधिकार देता है। तो ट्रंप को इस समय भी किसी और अमेंडमेंट राइट की उतनी चिंता नहीं है जितनी सेकंड अमेंडमेंट राइट। इसमें वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। और दूसरी ओर बात करने का लहजा जो है उनका, कि गवर्नर्स को मैंने कहा है कि वो स्ट्रीट्स को डोमिनेट करें, और अगर वो नहीं करेंगे मैं तो नेशनल गार्ड भेज।
मैं मिलिट्री लगा दूंगा, वी हैव अ वंडरफुल मिलिट्री। तो देखिए ट्रंप का तो पूरा अंदाजे बयां जो है, अब वो जब कोरोना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एक चाइनीज ओरिजिन की एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि क्या इसका कारण है, कैसे क्या होगा, तो ट्रंप साहब ने उससे कहा कि जाके चाइना से पूछो। जबकि वो चाइना की पत्रकार नहीं थी, वो अमेरिकन थी। यानी मान लीजिए कि आप अगर ट्रंप साहब से कोई सवाल पूछे तो आपसे ये कह देंगे, और आप अमेरिकन नागरिक हो, और आप उनसे कुछ पूछे तो कहें जाएंगे इंडिया से पूछो, मोदी से पूछो। तो उन्होंने कह दिया कि जाके चाइना से पूछो। तो काफी हंगामा हुआ, उसमें भी ट्रंप साहब ने कह दिया कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो ट्रंप साहब का जहां तक सवाल है वो तो अद्भुत है। बट लेकिन सर उसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम एक मिनट आशुतोष, मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको, वो ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने जो कहा वो ट्रंप के ही लिए नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी सी। ह्यूस्टन के उस चीफ ने अगली वाक्य में ये भी कहा है कि साथ ही मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि हमारी काइंडनेस को हमारी वीकनेस न समझे। यानी उनका दूसरा संदेश उन लोगों को है जो प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनसे निपट लेंगे और निपटेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है तो कृपया चुप रहिए। ट्रंप चुप रह नहीं सकते। ट्रंप तो ट्विटर पर पॉलिटिक्स करते हैं और वो तो चुप रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो नहीं बोलेंगे तो ट्वीट करेंगे, नहीं करेंगे तो बोलेंगे, और वो समस्या को बढ़ाएंगे, उससे हल नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी। जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर एक पुलिस चीफ अपने राष्ट्रपति से कह सकता है कि अगर आप अच्छी बातें नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह तो बंद करिए। ये तो और एक वहां का पत्रकार जो है वो कम से कम उनसे कहता है कि आप इस वक्त जो है अपना ग्लोरिफिकेशन मत करिए, और जब उसको चुप कराया जाता है तो दूसरा पत्रकार खड़ा हो जाता है कि नहीं आप जो है ये अपनी जो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन मत करिए, और बार बार ये होता है। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में तो ये संभव ही नहीं है। आपको उम्मीद है कि दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो है वो देश के प्रधानमंत्री से कहेगा कि आप जो है मुझे मत बताइए कि कैसे करना है, आप चुप रहिए, अपना काम करिए। देखिए मैं इस पर एक बात आपसे कहूं, और इस बात को फिर हम लोग थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों में एक बात पर घोषित अघोषित सहमत। ह्यूस्टन का पुलिस कमिश्नर, ह्यूस्टन का पुलिस चीफ ये इसलिए कह पा रहा है तो उसे मालूम है कि ये बयान देने की वजह से उसकी नौकरी नहीं जाएगी, उसका जॉब प्रोटेक्टेड है। उसकी नौकरी अगर जाएगी तो अपने काम में लापरवाही की वजह से जाएगी। उसने राष्ट्रपति के बारे में कोई कड़ी बात कह दी या अपने स्टेट के गवर्नर के बारे में कोई कड़ी बात कह दी, इसकी वजह से उसकी नौकरी नहीं जा सकती। ही इज लीगली प्रोटेक्टेड। वो केवल व्यक्तिगत बहादुरी की बात नहीं है, ही इज लीगली प्रोटेक्टेड। आप इस बात पर ध्यान दें, आपने भारत का जिक्र किया और इस समय की जो स्थितियां हैं वो हम सब जानते ही हैं भारत में, लेकिन आशुतोष ये सच्चाई है कि रुस्तम जी कमीशन से लेकर बाद तक के सारे कमीशन पुलिस रिफॉर्म के हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों के बीच में लगभग सहमति है इस बात पर कि पुलिस रिफॉर्म ना किए। यानी इतनी सी रिकमेंडेशन मानने के लिए कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं है कि जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, मिसाल के तौर पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किसी नगर में या कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी महानगर में, उसका टेन्योर फिक्स। अगर वो कोई बहुत गड़बड़ नहीं कर देता तो केवल इस वजह से कि मुख्यमंत्री वहां उसको नहीं चाहते या कोई मंत्री वहां नहीं चाहते तो उसका तबादला हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इतनी सी सिफारिश भी नहीं मानी गई। पुलिस वालों की जो लिविंग कंडीशंस है, कांस्टेबल्स की पुलिस लाइंस में जिस तरह वो लोग रहते हैं उसके बारे में, तो सवाल ये है कि इसमें केवल वर्तमान की बात नहीं है। हिंदुस्तान में कोई पुलिस ऑफिसर ये नहीं कह सकता क्योंकि कल उसका तबादला ही नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो और इस मामले में हिंदुस्तान का पॉलिटिकल क्लास लगभग एक मत है कि पुलिस रिफॉर्म नहीं करती। आपकी बात सही है, नहीं करते पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म करें तो पुलिसिंग का तरीका बदल जाएगा, फिर प्रोफेशनलिज्म आएगा पुलिस में, पॉलिटिकल दबावों में पुलिस काम नहीं करेगी। अमेरिका में सौभाग्य से वो स्थिति है। यहाँ पुलिस की जो अपनी समस्याएं हैं जिनका मैंने आपसे संकेत किया, इनहेरेंट रेसिज्म, बहुत ज्यादा ब्रूटलिटी, बहुत ज्यादा फायर पावर, लेकिन पॉलिटिकल दबाव से पुलिस बड़ी हद तक यहाँ मुक्त है। ये सच्चाई सही, ये सिस्टमिक बात है। अब आगे क्या होने वाला है वहां, क्योंकि जिस तरीके से वहां फॉल्ट लाइंस खुल रही हैं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर इस टेंशन को बढ़ा रहे हैं, जानबूझ के इस टेंशन को बढ़ा रहे हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये टेंशन बढ़ेगा तो जो व्हाइट है वो उनकी तरफ आएंगे और उनके जीत का रास्ता खुलेगा।
क्या ये संभावना आपको नजर आ रही वहां पे कि वहां भी उसी तरीके की राजनीति होती है जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर होती है, जिसको कभी हम मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं, कभी हम हिंदू अपीजमेंट कहते हैं? ट्रम्प जो है वो पिछली बार भी पोलराइजेशन से जीते थे, और मैं फिर से कहूंगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की गलतियों से जीते। अभी भी जो स्थिति है, बर्नी सैंडर्स के जो समर्थक रहे हैं, नौजवान, बर्नी सैंडर्स ट्रेमेंडसली पॉपुलर थे नौजवानों, बर्नी सैंडर्स के जो समर्थक रहे हैं, अगर जो बाइडेन और उनके साथी बराक ओबामा जैसे उन समर्थकों को अपने साथ उत्साहपूर्वक नहीं ला पाए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए हो सकता है कि खबर अच्छी ना आए। क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे नोम चॉम्स्की कहते हैं, वो बात अपनी जगह, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। नोम चॉम्स्की जैसे कहते हैं कि अमेरिका में एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम है कॉर्पोरेट पार्टी। उस कॉर्पोरेट पार्टी के दो संस्करण, एक डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिकन। तो जिस टू पार्टी सिस्टम पे अमेरिका गर्व करता है, उसमें गहरी समस्याएं हैं। तो खैर, वो बात अपनी जगह, कॉर्पोरेट पार्टी के दो संस्करण की बात। इस समय अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन नौजवानों को अपने साथ उस उत्साह से नहीं जोड़ा, तो जाहिर है कि ट्रंप का तो खेल पोलराइजेशन का ही है, और वो शुरू हो गया है। यहाँ के मीडिया में, यहाँ के सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रचार है, जो प्रोपेगेंडा है, वो इसी लाइन पर, बट वही ग्रेट पावरफुल अमेरिका, डोमिनेटिंग अमेरिका, वो मुहावरा शुरू हो गया है। बट माफ करें कि मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, इधर खबरें कुछ इस तरीके की भी हैं कि जो उनके अपने बड़े पेट टीवी चैनल्स हुआ करते, जैसे फॉक्स न्यूज या कुछ दूसरे, उनके कुछ अपने ऐसे स्टार एंकर्स थे जो ट्रंप को हमेशा डिफेंड करते थे, वो भी डिसइल्यूजन दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, भाई ये कौन सी बात आप कर रहे हो, और इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती। इसका मतलब क्या उनके अपने वोट बैंक में भी डिसइल्यूजनमेंट है क्या, उनके व्यवहार की वजह से? अब देखिए, अगर इसको अन्यथा ना लिया जाए, आपके जो पुराने एम्प्लॉयर थे, उनका भी एक ट्वीट में देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। आपने भी देखा। मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। समझ गए ना आप? मैं समझ गया, मैंने थोड़ी देर पहले। बट क्या ऐसा है क्या, मतलब वो, बट कितने लेवल का डिसइल्यूजनमेंट, या है भी, या जस्ट? नहीं, देखिए, जो मैं अमेरिकन मीडिया बहुत नहीं देखता, जैसे हिंदुस्तानी मीडिया बहुत नहीं देखता, इसलिए मुझे अनुमान नहीं है कि मीडिया में डिसइल्यूजनमेंट है या नहीं। लेकिन आम लोगों से, और फिर से मैं कहूं कि अमेरिकन समाज इस लिहाज से थोड़ा अलग समाज है, भारत की तरह या आम आदमी उस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं। और मेरी जो बातचीत होती है थोड़ी बहुत, बावजूद इस सब लॉकडाउन वगैरह के, वो जाहिर है कि एकेडमिक कम्युनिटी में ही होती है। लेकिन उनसे मिलकर बात करके जो फीडबैक हासिल होता है, जो उनके अपने सर्कल में डिसइल्यूजनमेंट है, और ये बात सही है कि बहुत सारे लोग जो ट्रंप के समर्थक हुआ करते थे, वो इस समय काफी परेशान। क्योंकि एक, देखिए, जो चीज होती है, आज तो आप समझते हैं इस बात को, कि एक होती है कोई घटना और एक होती है उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया। मान लीजिए एक हत्या हो गई, आपके पड़ोस में हो गई, और आप कहीं कि अच्छा हुआ साला मर गया, ये कोई आपके बारे में बहुत अच्छी राय लोगों को नहीं बनेगी इसके बाद, भले ही आप कुछ ना कहें, कुछ करें। ट्रंप साहब का ये कमेंट, और जैसा कि वो उसमें बताया गया, कर्नल वेस्ट ने अपने इंटरव्यू में बताया, बल्कि शायद उस एंकर ने बताया, कि ये जो उन्होंने कहा कि लूटिंग स्टार्ट्स, शूटिंग स्टार्ट्स, ये उनका अपना वाक्य नहीं है। ये 60s में जब अमेरिका में रेस राइट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, उस समय किसी दक्षिणी राज्य के बहुत ही नस्लवादी पुलिसमैन ने ये बात की। अब उसको आप उद्धृत कर रहे हैं राष्ट्रपति पद पर बैठकर, आप लोगों से कह रहे हैं कि यू मस्ट डोमिनेट द स्ट्रीट्स। एक बार आपने एंटिफा का शुरू कर दिया कि एंटिफा जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, ठग्स हैं, आपने प्रोटेस्टर्स को ठग्स कह दिया। ये वाली बातें नहीं। इसलिए ये आपका कहना सही है कि जो बहुत सारे पत्रकार, टिप्पणीकार जो ट्रंप समर्थक माने जाते थे, वो इस समय डिसइल्यूजन्ड दिख रहे हैं, लेकिन कब तक डिसइल्यूजन्ड रहेंगे, ये इसका उत्तर मैं आपको दे चुका। ये इस फ्रंट पर मुझे कोई खास उम्मीद नहीं। ठीक है, अब समय अब इस वक्त समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि जूम की भी अपनी एक सीमा है।
तो वो हमें इशारा कर रहा है कि अब इस बातचीत को यहीं पे खत्म किया जाए। बातचीत बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छे अंदाज में चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आप जल्द हिंदुस्तान आए, और आपको भी अब वहां पे काफी दिन हो गया वहां रहते हुए, लेकिन फिर भी ये ऐसा वक्त है जब आप वहां रहेंगे, रहने से आपको भी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, चाहे निश्चित रूप से आशुतोष, क्योंकि अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए जानना किसी चीज को एक बात होती है, बिल्कुल, और किसी यानी जैसे ये टूसा जो है, अंतिम बात आपको बताऊंगी, काफी शांति प्रिय नगर है और यहाँ रेशियल टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ भी वायलेंस, यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगाया, तो यानी ये तनाव अभूतपूर्व एक महीने। टूसा जैसे नगर में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ वायलेंस होगा, यहाँ हुआ, बिल्कुल डाउनटाउन में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ, और नाइट कर्फ्यू लगाया गया। बिल्कुल, जो बात आपने शुरू में, इसका मतलब ये कि वहां पे फ्रस्ट्रेशन एक अलग तरीके का है जो इस वक्त निकल के सामने आ रहा है, ये बहाना एक तरीके से मिल गया लोगों को। फिर से कहूंगा आपके दर्शकों से भी और आपसे भी और अपने आप से भी, मेरा देश सबसे महान, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी आंख उठा के देख सके। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ टैलेंट। 1 लाख लोग 2 महीने में 3 करोड़ बेरोजगार हो गए। आप उस फ्रस्ट्रेशन की कल्पना कीजिए, बिल्कुल, आप अमेरिकन के इस फ्रस्ट्रेशन की आप कल्पना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।